Hi Prakash, Thank you, welcome to Sudeepta. Aapka Radio call. Thank you, Mansi. So Hi. I would just like to tell you about Prakash Jarwal. He was the youngest MLA that was chosen. I think in 2013 he was just 25 when he became the MLA of Deoli constituency, and he has been winning elections from that constituency for the last 3 elections. Prakash ji, welcome to the call. Can you start with something about how yourself, like how did you come join up? How was your journey to represent your constituency? कैसा था आपका जर्नी अब तक का? नहीं, अब तक का जर्नी मानसी बहुत अच्छा रहा। मुझे याद है मैं जब 2013 में पहली बार एमएलए बना देवली कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो यहाँ काफी समस्याएं थी, वो सारी ऑलमोस्ट 80% खत्म हुई यहाँ पर। तो अच्छा लगता है कि आप पॉलिटिक्स में आते और लोगों के वो जो काम आज तक हुए नहीं वो काम होते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। ये मौका जनता ने मुझे दिया और सरकार के माध्यम से, अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से हम काम कर पाए। आप आम आदमी पार्टी कैसे जुड़े? मतलब मैं तो जॉब करता था, एक एमएनसी में मैनेजर जॉब कर रहा था। तो अन्ना जी का जब आंदोलन शुरू हुआ तो हम भी सपोर्ट करते थे ऑफिस से, घर से। तो उसके बाद 1-2 बार जाना भी हुआ वहाँ पर इंडिया गेट पे। पूरा देश की भावनाएं जुड़ गई थी इस आंदोलन से, तो मेरी भी जुड़ गई थी, मैं भी चला गया। उसके बाद मुझसे क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं एक दिन अरविंद जी का बिजली पानी को लेकर ना आंदोलन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के पास हुआ। मैं ऑफिस जा रहा था, मैंने यार ज्वाइन करूंगा, छुट्टी नहीं मिली, मैं नहीं कर पाया। मगर मैंने कहा सपोर्ट तो करना है, इस बार इलेक्शन जब भी आएंगे तो फिर मैं सपोर्ट करने के लिए लगा था। फिर मुझे क्या पता अरविंद जी मुझे एज कैंडिडेट चूज कर लेंगे। ये जर्नी थी पॉलिटिक्स में आने की। ओके, आप मतलब आप कैंडिडेट कैसे चूज हुए? सो मतलब मुझे पता है कि आपने आईएसी और उसमें आप काफी इन्वॉल्व थे, बट कैंडिडेट मतलब आपने सोचा था कि आप कैंडिडेट बनोगे? क्या मतलब आपने क्या देखा ऐसा कि आपको कैंडिडेट का ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला वहाँ पर? बेसिकली क्या था, मैं जब देवली कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है, मतलब यहाँ ना पानी की बड़ी समस्या थी, पानी की, बिजली के बड़े हुए बिल बहुत लोगों के आते थे। लोग चोरी करके बिजली से अपना घर चलाते थे, चोरी की बिजली से, क्योंकि बिजली इतनी महंगी थी। ऊपर से पानी लोगों को नहीं मिलता था, सड़कें नहीं थी, सीवर नहीं थी। तो मुझे, मेरे इधर भी सेम, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर भी ना सड़कें थी, ना सीवर था, ना पानी था। मैं खुद पानी खरीद के पीता था। मतलब मैं तो जॉब सक्षम था, तो मैं परचेज कर लेता था टैंकर। तो क्या हुआ उसके बाद, जब पार्टी बनी तो मैं पार्टी में जुड़ गया। और मैं कभी जो भी टास्क मिलते थे कि उस प्रभारी बनाओ तो वो बनाने लगा। कभी कि ये आंदोलन में जाना है, यहाँ धरना देना, तो सब मुझे अच्छा लगने लगा, मैं करने लगा। क्या हुआ फिर वो कैंडिडेट का प्रोसीजर चला कि भाई कौन कौन चुनाव लड़ना चाहता है। मुझे लगा कि शायद मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो मैं पॉलिटिक्स में फिर वो प्रोसीजर था, एक स्टेज थी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो फिर वहाँ तक मैं पहुंचा। फिर मैं अरविंद जी से मिला। तो मैं मिला तो उन्होंने कहा नहीं, प्रकाश पे ट्राई करते हैं, यंग लड़का है, 25 साल उम्र है, पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो फिर मुझे कैंडिडेट डिक्लेयर किया। और मैं जब पहला इलेक्शन जीता, मैं मतलब जब इलेक्शन चल रहे थे मैं सोच रहा था कैसे चुनाव जीतूंगा। मेरे सामने जो कैंडिडेट है वो गृह मंत्री बूटा सिंह जी का बेटा, विधायक है यहाँ से, वो 17,000 वोटों से पहले जीता है। तो 17,000 वोट को क्रॉस करना, मार्जिन को करना बहुत मुश्किल टास्क होगा, मगर देवली की जनता ने कर दिखाया और मैं 16,000 वोटों से यहाँ से जीता। बहुत बढ़िया, दैट्स लाइक वेरी नाइस टू हियर कि लोग भी ऐसे पॉलिटिशियंस को फर्स्ट टाइम आइडियाज जो होते हैं उनको ऐसा मौका दे रहे हैं, और मतलब आप कंसिस्टेंटली वहाँ पे काम कर रहे हो इतने टाइम से। डू वी हैव एनी क्वेश्चंस फॉर हिम? जी, मेरी तरफ से एक सवाल है। मैं प्रशांत बोल रहा हूँ। मतलब आप अब अभी 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, एज आप एमएलए सर्व कर चुके हैं और पार्टी में लीडरशिप पोजीशन में रह चुके हैं, तो मतलब थोड़ा हमें आइडिया दीजिए कि पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। मतलब अगर कोई नई पॉलिसी लाई जाए तो एमएलएस को बिठा के कैसे उस पॉलिसी को डिजाइन किया जाता है, या फिर मतलब उसके ऊपर बहस कैसे की जाती है कि ऐसा करना सही है कि गलत है, आगे बढ़ना चाहिए कि ऐसे मॉडिफाई करना चाहिए, ये कैसे होता है पार्टी के अंदर, इसके बारे में थोड़ा बताइए।
नहीं, पार्टी वाली पॉलिसीज या आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज पूछ रहे हैं प्रशांत जी? दोनों एक्चुअली मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज, अभी के लिए तो मैं पार्टी की पॉलिसीज पूछ रहा हूँ कि मतलब इस चीज के ऊपर ये लाइन हमें लेनी चाहिए या फिर ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, कैंपेन ऐसे बनाना चाहिए। इसमें एमएलएस की और लीडर्स की क्या भागीदारी होती है और ऊपर से कितने क्या बोलते हैं फैसले आपको डायरेक्टली दे दिए जाते हैं? नहीं, फैसले डायरेक्टली नहीं दिए जाते। डेमोक्रेसी सिस्टम है पार्टी का अपना, तो कुछ भी जैसे अगर आता है कि भाई ये ऐसे करना है, ये कैंपेन ऐसे शुरू करना है, तो हमारे तक जो भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होता है उनके माध्यम से हमारे पास आता है, तो डिस्कस करते हैं और उसको डिस्कस करके फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये पूरा उसमें अगर कुछ हमारे क्वेश्चन होता है कि जी ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि नहीं माना जाता, माना जाता है। मुझे याद है कि अब जब हम लोकसभा चुनाव हारे थे, तब वहाँ बैठ के डिस्कशन हुआ कि हम ये करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, तो कहा ये ठीक है, तो फिर वो बात मानी गई सबकी। ऐसे नहीं थोप दिया जाता, डेमोक्रेसी पूरा बिल्कुल डिस्कस भी किया जाता है। कुछ वैसे ही लगता है कि नहीं ठीक है, तो फिर कोई वैसे ही अपोज नहीं करता, और लगता है कि नहीं है, इसमें एडवाइस देनी चाहिए, तो एडवाइस देते हैं और वो इम्प्लीमेंट भी होता है, ऐसा नहीं है। और गवर्नमेंट की तरफ से अगर किसी पॉलिसी पे बहस हो या फिर मतभेद हो एमएलएस के आसपास अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में के लेवल पे, तो मतलब इसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है? नहीं देखो, मुझे तो लगता नहीं गवर्नमेंट ने आज तक कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जो गलत पब्लिक के लिए हो। पब्लिक के लिए इतने सारे काम हो, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सीसीटीवी कैमरा हो, वाईफाई हो, पहले इतने अच्छे काम होते हुए आते हैं, तो एमएलए वैसे ही खुश रहते हैं। फिर भी जब वो सदन में आता है, असेंबली में आता है, तो सब एमएलए उस पर चर्चा करते हैं, अच्छा बुरा जो भी है, तो असेंबली में जब वो चर्चा होता है तो सबकी सहमति से पास हो जाता है, तो फिर वो पब्लिक के लिए आ जाता है नीचे, वो कानून बन जाता है। तो उस पर भी चर्चा होती है असेंबली में। ठीक है जी। मैं मुकेश बोल रहा हूँ। सो मैं आपकी असेंबली से ही एक बोल रहा हूँ। मैंने देखा है कि पिछले 5-6 सालों में काम तो हुआ है और काम बहुत हुआ है। मतलब मैं पिछले मेरी उम्र 30-32 साल है, मैंने देखा काम हुआ है, लेकिन अभी भी मैं कुछ कुछ चीजें देखता हूँ। जैसे मैं ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में होने पे बी ब्लॉक में रहता हूँ। अच्छा। अभी भी वहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं, पानी की जैसे दिक्कत है, रोड की चलो दिक्कत है, हम समझ सकते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन वो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। मतलब आपको ही पता होगा पिछले 1 साल से दिक्कतें हैं लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को जाने में बाहर दिक्कत हो रही है। और दूसरा एक मेजर इशू जो पानी का है, बहुत एरिया में रिजॉल्व हो गया, मैं उसकी बात मानता हूँ, लेकिन कुछ एरिया में अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। वो आप कब तक टारगेट कर रहे हैं और क्या आपका उसके ऊपर है? मुकेश जी, ऐसा है ना, आप तो बी ब्लॉक की मेरे पड़ोसी है ना, तो आपको ये भी याद है कि अपने इधर बी ब्लॉक कौन सा गली नंबर मुझे बताएंगे, मैं बताता हूँ एड्रेस। ये एलबीएस पब्लिक स्कूल के पास है। मैं समझ गया। यहाँ तो अभी कुछ ही दिनों से दिक्कत आई है, 3-4 महीने से पहले आता था पानी, आपको भी याद होगा। तो क्या था मुकेश जी, अपने इधर है ना, पहले आपको याद होगा 2014 में मैंने वो वाटर हाइड्रेंट लगवाए थे, एक टेम्परेरी काम की। भाई लाइन जब तक नहीं बिछती तो लोगों को हाइड्रेंट लगा के पानी दे देते, लोग अपनी लाइन बिछा लेंगे। तो वो 5 साल से पानी आ ही रहा था। तो अभी फिर क्या हुआ, 2 साल पहले मैंने वो पानी की लाइन पास करा दी आपके इधर, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक। अभी पानी की लाइनें भी डल रही होंगी, आपने देखा होगा आपके इधर, अभी चल रहा उसका काम। उसका हमारा टारगेट ये है कि एक मंगल बाजार रोड पे भी आपने देखा होगा, काफी बड़ी पानी की 1200 की डायम पानी की लाइन डाल रहे हैं, काफी बड़ी। तो पानी का प्रेशर टूट जाता था अपने इधर, क्योंकि काफी इलीगल टैपिंग्स उस लाइन में हो जाती थी। अब ये है कि जब पानी की लाइन ए और बी ब्लॉक में डल जाएंगी, ऑलमोस्ट 90% काम हो गया है, जो मुझे कल के बताया था इंजीनियर ने कि 10% अभी लेफ्ट है। तो अब वो 10%, अब ये क्या ना, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, लेबर चले गई थी, इसी वजह से सारे काम डिले हो गए। वरना ये हमारा टारगेट था, ये मार्च 2020 तक हम आपको घरों में पानी पहुंचा देते हैं। कोई नहीं, अभी थोड़ा सा बस 10% का काम बचा है। साथ के साथ हम पानी की लाइन भी डाल रहे हैं, आपके सीवर की, आपने देखा वो सीवर भी डल रहा है मंगल बाजार रोड पे भी और तिगड़ी रोड पे भी, है ना।
मैं बस मेरे एक 2000 लेट मी कंप्लीट है ना। हाँ तो ओके पानी की लाइन हमारी 1 महीने में पूरी कंप्लीट हो जाएगी और मुझे उम्मीद है अगले 2 महीने बाद हम आपको हर घरों में पानी फ्री पहुंचा पाएंगे। जो पहले भी चल रहा था, अभी लो प्रेशर की वजह से रुक गया है। धन्यवाद सर, वो मैं मानता हूँ आपके। और बस हाँ सर, एक रिक्वेस्ट है। हेलो, बस अभी जो पानी आता है उसका थोड़ा प्रेशर थोड़ा कम है, उसको आप अगर इम्प्रूव करवा सके तो बहुत अच्छी बात मुझे होगी। आप ही बताइए। मुकेश जी, पानी अभी कुछ ही दिनों से नहीं आ रहा होगा, बाकी तो खूब 4 साल से पानी पिया होगा आपने, है ना? हाँ, लेकिन गवर्नमेंट पानी ऐसी जरूरत है कि सभी को चाहिए और सब लोग त्राही त्राही हो जाते हैं, तो वो है बस। बाकी में हम आपके काम से लो प्रेशर बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग खुश नहीं है। ओके, तो प्रकाश जारवाल जी, ये जो पानी की दिक्कतें हैं वो मतलब देवली कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले भी काफी रही है मेरे ख्याल से। और मतलब दिल्ली जल बोर्ड के साथ भी आम आदमी पार्टी की शुरुआत में काफी ऐसे दिक्कत वगैरह होती थी, लड़ाई वगैरह भी हुई थी और इस वजह से आप जेल भी गए थे एक बार। तो मतलब कैसा था, मतलब पहले हम कैसे काम करते थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ और अब हम कैसे काम कर रहे हैं, क्या बदलाव आया है उसमें? मुझे याद है, मैं जब भी 300 बार विधायक बना हूँ तो तीनों बार जेल गया हूँ। और तभी भी मेरा कुछ जब पहली बार जब मैं इलेक्शन जीता था तो पानी का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर पानी का ही था। तो क्या हुआ, वो पानी उस समय ट्यूबवेल, क्योंकि पानी तो कहीं से था नहीं, टैंकर माफिया इतना सक्रिय था, आपका ट्यूबवेल नहीं लगते थे, लोगों को कुछ मतलब कहीं कोई साधन ही नहीं था, कहाँ से क्या करें। तो जब मैं एमएलए बना तो मैंने कई बार जल बोर्ड, अच्छा वो सस्पेंड भी हो गई गवर्नमेंट 1 महीने के अंदर ही। तो ऑफिशियल जो थे वो इतना नहीं सुनते थे, तो उस पे एक धीरे धीरे फिर शुरू किया गया, पानी लोगों को टैंकर से पहुंचाया गया। उस समय मैंने प्लानिंग कर ली थी कि भाई जब तक पानी परमानेंट नहीं आता, लाइनों में नहीं आता, तो हम टैंकरों से ऐसे लोगों को पानी पहुंचाएं। और इन द मीन टाइम हम वो काम करते हैं कि ट्यूबवेल का भी साधन करते हैं। तो मुझे याद है मैंने अब तक कम से कम 80 से ज्यादा ट्यूबवेल लगवाए पिछले 5 साल में, जो मतलब आज तक तो नहीं हुआ। और अभी भी 40 ट्यूबवेल और लगने हैं जो मैंने पिछली गवर्नमेंट में पास करवाए थे। तो ट्यूबवेल इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमने साथ के साथ क्या ना, फॉरेस्ट का मसला था कि पानी की लाइन हम नहीं डाल सकते थे। फॉरेस्ट है, कॉलोनीज में फॉरेस्ट है, तो सबसे पहले फॉरेस्ट हटवाया 2018 में। अब जो आपने कहा ना कि भाई गवर्नमेंट में ऑफिशियल पहले सुनते थे या अब ज्यादा अच्छे से सुनते हैं, तो मुझे याद है 2017 में ना कोई भी अधिकारी सुनना बंद कर दिया था, कोई सुनता ही नहीं था किसी का, मतलब मिनिस्टर्स के फोन नहीं उठाते थे अधिकारी। फिर जो आपको याद होगा 2018 में एक केस हुआ चीफ सेक्रेटरी वाला, वहां पर भी पब्लिक का एक इशू था, तो उस पर भी हम पे झूठे एलिगेशन लगे। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई जो दिल्ली की जनता ने चुनी है सरकार, उसकी सुनी जाए। उसके बाद सब ठीक हो गया। जो फॉरेस्ट से परमिशन मिलनी थी वो परमिशन मिली। परमिशन मिलने के बाद हमने पानी की लाइनों पे काम किया, सीवर की लाइनों पे काम किया, और अब ठीक है, गवर्नमेंट ठीक चल गया। आपको ऐसी दिक्कत नहीं आती। पहले हमें भी एक्सपीरियंस नहीं था, अब हमें भी हो गया। ओके, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में थोड़ा बताओ, मतलब कैसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कहाँ पे फोकस करना है आपको, मतलब क्या फोकस किया है अब तक, उसके बारे में थोड़ा और हमें बताइए। देखो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादातर रहा ना, आपको अनऑथराइज एरिया है, रिसेटलमेंट कॉलोनीज हैं और जे क्लस्टर्स हैं, झुग्गी झोपड़े हैं। तो यहाँ गरीब से लेके बहुत अमीर तक आदमी मिल जाता है। सैनिक फॉर्म का भी कुछ पार्ट है मेरे एरिया में, तो सारा यहाँ एक मिक्सअप है, पूरी डेंसिटी। और इसका ये फायदा भी है, नुकसान भी है। तो यहाँ पर जो मसला था सिर्फ पानी का था, लोगों को लगता था कि पानी ही मिल जाए बस, हम इससे ज्यादा नहीं चाहिए। लोगों का बस इतना ही डिमांड था कि पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। तो दक्षिणपुरी मेरा एक वार्ड है, दक्षिणपुरी, एक तिगड़ी और 3 संगम बिहार के हैं। तो आप ये लगा लीजिए दक्षिणपुरी से लेके तिगड़ी में, जहाँ खुद भी मैं तिगड़ी एक वार्ड में रहता हूँ, यहाँ भी पानी की प्रॉब्लम थी, यहाँ रिजॉल्व हो गई। तो मैंने पानी के साथ फिर सीवर की लाइनों पे काम किया, ट्रंक सीवर पे काम किया, रोड पे काम किया। तो अपना मेरे दक्षिणपुरी वार्ड में भी पानी आ गया। वहां पर सीवर की लाइनें 35 सालों में कभी सीवर की लाइनें नहीं बदली थी कांग्रेस के टाइम पे। वो एक एक ब्लॉक में सीवर की लाइनें चेंज हो चुकी हैं, पानी की लाइनें चेंज हो चुकी हैं और सड़कें बन चुकी हैं।
अब वो वहाँ एडिशन में काम करा रहे हैं, जैसे गेट लगा दिए, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, वाईफाई लगवा दिए। तिगड़ में भी यही हाल था, यहाँ कुछ था ही नहीं, तो अब यहाँ भी पानी की लाइनें डल गई हैं, सीवर डल रहा है, सड़कें बन रही हैं। और जो बताया बी ब्लॉक, जैसे भी मुकेश जी बी ब्लॉक से थे, तो वहाँ सड़कें भी बना दी हैं, पानी की लाइन डाल रहे हैं, 90% डाल चुके हैं और सीवर का काम शुरू करने वाले हैं। तो ऐसे पूरे एरिया में बस पहला मसला था पानी का, कि भाई पानी मिल जाए। तो मैं बताता हूँ आपको, 90% पानी दे चुके हैं, सीवर का काम चल रहा है, सड़कें बन चुकी हैं, बाकी ठीक है, अच्छे लोग हैं सारे, यहाँ की जो जनता है बहुत समझदार है। हेलो, हाँ प्रकाश जी नमस्कार, मैं हिमांशु बोल रहा हूँ न्यू जर्सी से। बड़ी अच्छी बात है कि एक हम एमएलए से डायरेक्ट बात करके एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पिछले 70 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और मेरा प्रश्न ये था कि एक तो पहले प्रश्न पूछने से पहले आपको अप्रिशिएशन कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वी एनआरआईज आर रियली प्राउड ऑफ ऑल दी आम आदमी पार्टी एमएलए, वॉलंटियर्स एंड लीडर्स। हमको बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने फ्रेंड से डिस्कशन करते हैं, वी टेल ऑल द गुड वर्क यू डू। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी अगले जो म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन आएंगे दिल्ली में, तो उसमें आपके हिसाब से हमारी क्या वीकनेसेस हैं और हमको किस चीज़ पे और ज़्यादा काम करना है जिससे कि लोग कन्विंस हो कि हमको एनडीएमसी डीएमसी इलेक्शन में वोट करें लोग। अच्छा हिमांशु जी, पहले तो मैं सभी एनआरआई वॉलंटियर्स का थैंक यू कहना चाहता हूँ, आज मौका मिला है। तो मैं पहला चुनाव लड़ रहा था, तो मुझे आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। वहाँ से कई वॉलंटियर्स ने मेरे लिए कॉल भी किए और कई ने मुझे फाइनेंशियल हेल्प भी की। मैं सुमेश शांडा जी कैनाडा से, उन्होंने भी हेल्प किया। तो जब सब प्लेटफॉर्म पे मिले तो पहले तो सबको मानसी जी, सबको मेरी तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा, बोलने का कभी मौका नहीं मिला, ठीक है। और दूसरा जो आपने कहा ना एमसीडी इलेक्शन का, हमारी वीकनेसेस नहीं, हमारी गवर्नमेंट के तो ये है कि स्ट्रेंथ है कि जो वीकनेसेस है वो भाजपा की है। दिल्ली में ना एमसीडी भाजपा के पास है और पिछले 15 सालों से है। अभी एक सर्वे भी आया कि इंडिया का सबसे ज्यादा दूषित स्टेट दिल्ली को माना गया, कचरे वाला। एक तरफ तो मोदी जी स्वच्छ भारत की बात करते हैं और दूसरी बात कूड़े का ढेर यहाँ पर इतने लगे हुए हैं। तो एमसीडी में भाजपा ने कभी काम ही नहीं करा। तो पिछली बार हम चूक गए, मैं इस बार मुझे उम्मीद है कि इस बार एमसीडी में भी हमारी गवर्नमेंट आएगी। तो यहाँ पर काम करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे एमसीडी में क्या होता है कि जो साफ सफाई का काम वो एमसीडी के पास है, दिल्ली के पास, दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट पैसे दे देती है उन्हें जो उनके हिस्से का आता है, और पहले से ज्यादा देती है। जो पहले की 3 गवर्नमेंट रही उससे काफी रेशियो ज्यादा है। फिर भी वहाँ पर करप्शन इतना है एमसीडी में कि वो सारा का सारा पैसा खा जाते हैं, सफाई कर्मचारियों की सैलरी खा जाते हैं। और हर चीज पे वहाँ एजुकेशन आप सिस्टम देखो, वहाँ के स्कूलों के हालात देखो, एमसीडी के आपका मन नहीं करेगा कि ऐसे भी स्कूल हैं। और अब आप जाके दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल देखोगे, आप कहोगे प्राइवेट स्कूल फेल है। तो ये है कि इस बार एमसीडी में बिल्कुल उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट आएगी। तो फिर ये जो नहीं कर पाए एमसीडी में भाजपा वाले, तो हम कोशिश करेंगे बेहतर करके दें। Okay. Mansi, can I ask a question? Yeah. Vishnu. Please. Yeah. So I've noticed that like when the government was the Congress government before our government, they would win a pretty big majority, but MCD BJP would win. So, and again this time when we won landslide in the assembly election, again BJP won MCD. Why does BJP keep winning MCD and not win assembly? It's very weird. I find that although voter turnout is hugely different between MCD and assembly, but BJP loses assembly, wins MCD, and nobody likes MCD. But why is this disconnect there? नहीं देखो, बार बार नहीं आ रही है। अब आप समझिए, पिछली बार जब हम एमसीडी का चुनाव लड़े, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एमसीडी इलेक्शन में 50 सीटें आउट ऑफ 272, ये स्टार्टिंग थी। अभी 50 बढ़ेंगी। जैसे दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी की बस 28 सीटें ही सरकार नहीं बन पाई थी, सीटें बड़ी थी, 67 है, अब 62 आई है। लोगों को काम देखने को मिला, हमें तो मौका ही नहीं मिला ना अभी तक। तो पब्लिक क्या है कि वो बड़ा छोटा इलेक्शन हो जाता है, इतने सारे उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, तो जनता को लगता नहीं यार ये बिल्कुल ठीक है। एक ही वार्ड में 10-10 कैंडिडेट, 16-16 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, वोट कट जाते हैं,
तो लास्ट में समीकरण इस तरह से हो जाते हैं कि भाजपा वाला जीत जाता है। मगर इस बार नहीं होगा, तो क्योंकि पब्लिक भी परेशान है कि भाई एमसीडी को हम हर बार देते हैं 15 सालों से, एमसीडी की गवर्नमेंट है, मगर लोगों को पता नहीं रहता कि भाई बाद में एमसीडी का क्या है, गवर्नमेंट का क्या है। अब लोग बिल्कुल जागरूक हो गए, लोग इस बार सोच समझ के एमसीडी में, मुझे उम्मीद है कि इस बार आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। आपको लगाई ना, मेरी वाइफ काउंसलर, आपको पता ना मानसी जी? हाँ, आपने बताया था। वो एक मेरे इधर से 2 काउंसलर जीते थे आउट ऑफ 5 लास्ट उसमें एमसीडी इलेक्शन में। अभी 2 क्यों जीते थे? तो इसलिए जीते थे, देखो कि ऊपर भी आम आदमी पार्टी का एमएलए है, नीचे भी काउंसलर हो जाएगा, तो ज्यादा काम हो पाएगा। और उसका रिजल्ट भी आया। उसका रिजल्ट क्या आया कि मुझे जो काम करने में दिक्कतें होती थी ना पहले, मैं वहां पर सीवर नहीं डाल सकता था क्योंकि रोड एमसीडी की होती थी दक्षिणपुरी में। टिगड़ी में मैं ट्रंक सीवर नहीं डाल पाया क्योंकि रोड एमसीडी की थी। मगर जब 2 पार्षद मेरे पास आम आदमी पार्टी के चुनाव जीत कर आए, तो मुझे 1% की परमिशन की कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने सारी जगह सीवर पानी की लाइनें डाली, ये लोगों ने महसूस किया। अब बाकी के 3 वार्ड हैं, वहां पर भी लोग फील करते हैं कि हाँ, अगर यहाँ भी आम आदमी पार्टी का काउंसलर होता तो शायद ज्यादा काम हो पाता। तो अब ये पूरी दिल्ली में लोगों को समझ में आ रहा है कि ऊपर अगर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है और नीचे भी हो जाए एक बार, तो शायद अच्छा काम होगा। तो ये कैंडिडेट ज्यादा खड़े हो जाते थे, इस वजह से सारी चीजें ये रहेगी। और इस बार हम भी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बना के चलेगी पार्टी। तो इस बार उम्मीद है, मुझे यकीन है कि आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में भी आएगी। ओके, प्रकाश जी, आपने बताया कि आपकी वाइफ भी टिगड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से काउंसलर है। मतलब वो कैसे पॉलिटिक्स में आए? मतलब आपसे इन्फ्लुएंस होके आई? मतलब कैसी थी उनकी जर्नी? अच्छा, वो पॉलिटिक्स में कैसे आई? वो भी लेट आई, मगर उसके बाद इलेक्शन मैंने लड़वाया, वो चुनाव जीती और दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीती। अभी तक टिगड़ी वार्ड का ये रिकॉर्ड रहा है, जहाँ से मेरी वाइफ पार्षद है। 272 में आज तक, मतलब जब भी इलेक्शन हुए, चाहे एमसीडी का हुआ हो, चाहे वो लोकसभा का हुआ हो, चाहे वो विधानसभा का हुआ हो, सबसे ज्यादा वोटों से उस वार्ड से जीतता हूँ। और पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वो पहला वार्ड है जहाँ कभी नहीं आ रहे। लोकसभा चुनाव जब हमारे थे बुरी तरह भी, तो भी हम वो एक वार्ड जीते थे सिर्फ दिल्ली का, वो टिगड़ी वाला, उससे मेरी वाइफ पार्षद है। तो है, ठीक है। अब वो मतलब मुझे अब ये दिक्कत नहीं आती, जैसे दक्षिणपुरी और टिगड़ी में ये दिक्कत नहीं आती कि किसी चीज की परमिशन लेनी पड़ती है एमसीडी से। सड़क बनानी है तो परमिशन लेने की जरूरत है, पहले तो परमिशन लो, फिर पार्षद नहीं करने देता था कि नहीं मुझे भी उद्घाटन करना है। इस तरह की लड़ाइयाँ चलती थी। ये है कि ठीक है, अब मिलकर काम हो जाता है, तो ये फायदा रहता है। मतलब अगर आपको ऊपर स्टेट भी गवर्नमेंट आपकी और एमसीडी में गवर्नमेंट आपकी है या वार्ड आपकी है, तो आपको बेनिफिट उसके मिलते हैं। वरना फिर वही है, पब्लिक का नुकसान होता है। अब जैसे मेरे बाकी के वार्ड में 2 भाजपा के वार्ड हैं, मतलब 2 भाजपा के पार्षद हैं जो काउंसलर्स हैं, वहाँ मुझे बहुत दिक्कत आती है। वहाँ एक पार्क का उद्घाटन किया, आज तक वो पार्क नहीं बना। 3 साल हो गए। लोग बी ब्लॉक के, जैसे मुकेश जी बताते हैं, एक वहाँ कुछ उस वार्ड में पार्क ही नहीं है, तो आज तक वो इसी वजह से नहीं हो पाया कि वहाँ भाजपा के काउंसलर्स हैं। Do we have any questions? Yeah, hi, this is Asim here, Mansi. I would like to ask a question. Yeah, sure. Please go ahead. नमस्ते सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम असीम है, न्यू जर्सी से बोल रहा हूँ। तो ये अभी ये पीस एंड हार्मनी कमेटी, अभी वो फेसबुक का जो इश्यू था कि फेसबुक ने इन लोगों के साथ मिलके वो हेट स्पीच को इग्नोर किया था, और दिल्ली में भी वो रायट्स वगैरह सब हुए थे, नुकसान हुआ था। और ये जो हेट स्पीच का इश्यू है वो सोसाइटी को इफेक्ट करता है, और भी पीस एंड हार्मनी कमेटी उसके बारे में हियरिंग्स कर रही है। तो सर, आपको पता है वो उसके वो हियरिंग्स का कैसे हो रहा है, कितना प्रोग्रेस हो रहा है, और कुछ एक्शन लिया जाएगा? कुछ अपडेट है आपके पास? नहीं, बिल्कुल। उसमें क्या है ना, जो कमेटी विधानसभा ने बना दी है वो बड़ी पावरफुल कमेटी होती है। विधानसभा की जितनी भी कमेटीज हैं वो बड़ी पावरफुल हैं। पीस कमेटी में जो फेसबुक का मसला चल रहा है वो बड़ा स्ट्रिक्टली चल रहा है, और रूटीन में हर 15 से 20 दिन में मीटिंग होती है। मैं उसका मेंबर नहीं हूँ, तो मुझे ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है। अगर मुझे इतना पता है, विधानसभा में जो भी
कमेटी के पास कोई भी इशू आता है तो स्ट्रिक्टली पहले तो पूरा समझा जाता है, उसके बाद जो भी उस पर एक्शन बनेगा वो कमेटी से रिकमेंड करके गवर्नमेंट को भेजेगी, स्पीकर को भेजेगी। उसको मुझे उम्मीद है कि पूरा जो भी एक्शन बनेगा वो होगा। हाय, दिस इज आलोक। प्रकाश जी, मेरा सवाल ये था कि अभी कुछ दिनों पहले हमने पिक्चर्स देखी कि लेक ऑर्गेनाइजेशन लेक डिजाइन का जो प्रोजेक्ट है उसमें एक पर्टिकुलर लेक में बहुत ही कुछ अच्छा मतलब गार्डनिंग टाइप से हुआ है, काफी मतलब एम्पी थिएटर टाइप से बना हुआ है। तो आपकी विधानसभा में भी ऐसा कुछ चल रहा है क्या? हाँ, मेरे इधर इतना लैंड अवेलेबल नहीं है जो ग्राम सभा लैंड्स होते हैं, और वो पॉन्ड नहीं है वहाँ पर कि वहाँ पर फिजिबल हो, वो फिजिबल नहीं था। तो वो लिया तो पूरी दिल्ली में था, मगर वो फिजिबल ना होने के कारण मेरे इधर नहीं हो पाया। मेरे इधर तो यही हो जाए कि लोगों के घर में 100% पानी पहुंच जाए, सीवर की लाइनें डल जाए, सड़क बन जाए, जो ऑलमोस्ट 90% कंप्लीशन की स्टेज पे है। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ ये काम होगा। फिर हम सेकेंडरी और जैसे स्टेज की बड़े प्रोजेक्ट्स वाले काम है। हाँ, एक बड़ा माइलस्टोन वाला काम जो मैंने करा दिया, मेरे इधर एक स्कूल था संगम विहार में, सी ब्लॉक में। वहाँ एक ही क्लास में ना 80 बच्चे पढ़ते थे हमारी गवर्नमेंट आने के बाद भी, क्योंकि पूरा संगम विहार का क्राउड, वो एक ही स्कूल था। तो हमने एक स्कूल और पास करवा दिया है जो बनने जा रहा है 120 कमरों का। तो वो जो क्लास में जो बर्डन था वो हाफ हो जाएगा। और दूसरा, एक हॉस्पिटल का भी यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक हॉस्पिटल का मैंने वहाँ पास करवा दिया है। तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट है उसमें यही मेरे इधर हो पाया जो मैं करा पाया पिछले 5 साल में। तो प्रकाश जी, हेल्थ केयर के मामले में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और फिलहाल ये जो कोविड सिचुएशन हुआ है उसको कैसे मैनेज किया गया है, और मतलब लॉकडाउन में कैसे कर रहा है काम आपके वहाँ पर? मेरे इधर हेल्थ केयर में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गवर्नमेंट ने, मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में बनाए, जिसमें से मैं अपने एरिया में 3, 2, 5, 6 और कम से कम 11 से 12 मोहल्ला क्लिनिक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहे हैं अभी। तो मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट तो आपको पता ही है, वहाँ एमबीबीएस डॉक्टर आता है, पेशेंट आते हैं, उन्हें दवाइयाँ मिलती हैं फ्री एकदम। और अब वो जो झूला छाप डॉक्टर होते थे वो कम हो गए, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए। तो लोगों को फ्री सरकारी दवाई मिलती है। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक में बैठने को, उसमें फिर देखने को, अगर आप उसे विजिट करोगे आपको लगेगा मोहल्ला क्लिनिक बड़ा शानदार गवर्नमेंट की पहल थी। तो मेरे इधर 12 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। दक्षिणपुरी में चल रहे हैं 4, तिगड़ी में चल रहे हैं 2, आपका संगम विहार में चल रहे हैं कम से कम 5, इस तरह से। तो ये तो मोहल्ला क्लिनिक किया था। इसके अलावा एक हॉस्पिटल पास करा चुका हूँ, मैं अप्रूव करा चुका हूँ, क्योंकि अभी कोविड आ गया तो उसकी वजह से बजट है नहीं, तो इस साल तो नहीं बन पाएगा। और कोविड में गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा वो जो इनिशिएटिव किया था कि भाई आपका कोई भी अगर डाउटफुल केस होता था तो उसके घर के बाहर क्वारंटाइन का वो शीट लगा देते थे कि भाई आप होम क्वारंटाइन हो जाओ। तो 14 दिन सब अपना बिल्कुल, सब लोगों ने बिल्कुल उसमें कोऑपरेट किया और लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे की मदद की। लोगों को बहुत नुकसान हुआ, कई यहाँ गरीब लोग रहते हैं तो उन्हें शिफ्ट होना पड़ा, अपने गांव जाना पड़ा, क्योंकि रोजगार सब खत्म हो गया था। तो अड़ोस पड़ोस में लोगों में जितने लोग थे सबने एक दूसरे की मदद करी, कोविड से निकले हैं। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों की ऐसी हालत हो गई थी, गवर्नमेंट ने पेंशन सबकी डबल करके अकाउंट में डाल दी थी। तो हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, पेंशन दे दी, ड्राइवर्स को भी पैसे दे दिए जिनके पास बैचेस थे। तो हमारी गवर्नमेंट से तो कोई कसर नहीं रही, राशन डबल करके दिया राशन की दुकानों से, अभी भी राशन दिया जा रहा है। तो ये कोविड में गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया। तो पब्लिक ने जो, फिर भी अगर गवर्नमेंट की कोई 0.001% किसी के पास कुछ नहीं पहुंच पाया, राशन नहीं पहुंच पाया, तो लोगों ने एक दूसरों की बहुत मदद करी, इवन अभी भी कर रहे हैं। ओके, तो प्रकाश जी एक बात मुझे ये बताइए, हाउ डू पीपल रीच आउट टू यू, लाइक हाउ डू यू नो कि क्या हो रहा है, आप मतलब दिक्कतें हो रही है लोगों से, लाइक इज देयर अ फीडबैक मैकेनिज्म, आपके वहाँ मीटिंग्स वगैरह होती है, क्या होता है मतलब? अब क्या है कि एक तो मैं डेली बैठता हूँ ऑफिस, 7 डेज बैठता हूँ, ठीक है, 3 घंटे बैठता हूँ। तो
अलग अलग जगह बैठता हूँ। जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 जगह मेरे ऑफिस है, तो 2-2 दिन में एक जगह बैठता हूँ। और संडे को मैं घर रहता हूँ या कोई मेरी पब्लिक मीटिंग्स होती है तो मैं चला ही जाता हूँ। और दूसरा क्या है कि लोग है ना, सब कनेक्ट है। अब 5 साल हो गए, लोग मेरा नंबर सबके पास है, पर्सनली डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं मेरे को, तो वहां से फीडबैक मिल जाता है। फिर भी नहीं हो तो सोशल मीडिया से लोग फेसबुक पे डाल देते हैं मेरे को, व्हाट्सअप कर देते हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो बड़ा इजीली पता चल जाती है। तो जितना मुझसे हो पाता है कि ये रिजॉल्व होने वाली है तो मैं कर देता हूँ। तो ऐसे फीडबैक मिल जाता है। फिर मैं भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता रहता हूँ, मेरा घर भी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। फिर वो जो वॉलंटियर है जिस ब्लॉक के हैं, अगर पब्लिक से कोई नहीं आ पा रहा तो वो वॉलंटियर फोन करके बता देते हैं, तो फीडबैक मिलता रहता है। So Prakash ji, can you just explain to us how is your typical day like? आपका हर दिन का schedule कैसा है? You know, when you start and by the time. मैं मतलब पिछले 5 साल से तो मेरा यही है सेम, कि मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ, 10 बजे मैं ऑफिस में पहुंच जाता हूँ, 1 बजे तक पब्लिक डीलिंग करके फिर लंच करके, अगर कोई काम पब्लिक का ऐसा है कि जो जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में जाना, दिल्ली सेक्रेटेरिएट जाना या विधानसभा जाना, तो लंच के बाद में करता हूँ। और उसके बाद अगर मुझे थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम मिल जाता तो मैं थोड़ा फिट रहना पसंद करता हूँ, तो जिम विम चला जाता था, तो खैर वो बंद हो गया है, तो घर पे योगा कर लेता हूँ। पहले तो खैर 16-16 घंटे पब्लिक में रहना पड़ता था क्योंकि काम ही नहीं हुए थे, तो अब जाके 5-6 साल में जब सबके लोगों के काम करा दिए तो थोड़ा सा टाइम मुझे भी मिल जाता अपने लिए। तो या तो मैं जिम चला जाता था, अब घर पे योगा कर लेता हूँ। अच्छा, आपका ये बाकी काम मोहल्ला मीटिंग, interaction with people, is that something that happens like once a week or once a month? कैसा है आपका वो मोहल्ला मीटिंग वो सब? मैं क्या मोहल्ला मीटिंग में क्या है कि मैं जैसे हफ्ते में हो जाता है। जैसे आज भी मुझे जाना था एक संगम विहार, उनका एक टूअल लगाया था, उन्होंने कहा जी इनोग्रेशन करने आप आ जाइए, वहाँ पानी वानी, वो लोग बहुत खुश हैं। तो वहाँ एक तो भी कोविड है, फिर मैंने भाई गैदरिंग ज्यादा वो भी ठीक नहीं है, कह रहे नहीं हम 50 एक लोग हो जाएंगे, वो भी डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लेंगे। फिर आज मुहर्रम है तो फिर मैंने कहा उसे अवॉइड करो, नेक्स्ट वीक कर लेंगे। तो क्या होता है कि पब्लिक में जैसे मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो कई लोग आ ही जाते हैं कि सर वो हमारे इधर एक विजिट कर लीजिए। अब सेल्फस संगम भी आ रहे हैं, वहाँ सड़कें बन रही हैं, एक बुद्ध बाजार है वहाँ 40 साल से, आप यकीन मानिए जब मैं एमएलए बना था वो हाई एक्सटेंशन तार के नीचे, अगर आप मैं फोटो भेजूंगा आपको, मैं मतलब इतना कीचड़ वहाँ पर, इतना मतलब सारा पानी वानी, लोग कैसे रहते थे मुझे नहीं पता। और लोग वहाँ 40 साल से रहते थे और वहाँ डेली कोई ना कोई स्कूल जाने वाला बच्चा गिरता था, सड़क नहीं थी। तो मुझे भी बड़ा एम्बेरसिंग फील होता था कि यार, तो मैंने कई बार कोशिश करी पिछले 5 साल में, तो वो फॉरेस्ट की लैंड कहते थे कि भाई फॉरेस्ट की लैंड है, हम इसे परमिशन नहीं देंगे, बनेगी नहीं, ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। तो आप ये लगा लीजिए 2018 में जब गवर्नमेंट में जो किस्सा हुआ, उसके बाद जब परमिशन मिली सीएम साहब ने दिल्ली में, और वो परमिशन मिलने के बाद वो फॉरेस्ट से हटा वो कॉलोनी, वहाँ मैंने पानी की लाइन भी डलवाई। और वो जाके सड़क आप देखिए इतनी खूबसूरत वो सड़क है, बिल्कुल 100 फीट का वो रोड है, तो अच्छा लगता है लोगों को भी। तो लोग बुला लेते हैं, मैं चला जाता हूँ, तो इंटरेक्ट हो जाता है, लोगों की गैदरिंग हो जाती है। पिछले 5 साल यही करा, लोगों से खूब मिले और अभी भी मिलता हूँ। अभी बस ये कि कोविड में थोड़ा अवॉइड करें, पब्लिक भी अवॉइड करिए, मैं भी अवॉइड कर रहा हूँ, मैं ये कि ऑफिस में जा रहा हूँ। थैंक यू। दिस इज अरुण, आई हैव अ क्वेश्चन। थैंक यू। जी अरुण जी। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है, अब रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने जॉब्स का जो एफर्ट किया है ना, इसने 1 लाख से ज्यादा जॉब पब्लिक किया है ना, इसके आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को फायदा हुआ है? अब ये तो गवर्नमेंट बता पाएगी क्योंकि वो ऑनलाइन पोर्टल पे था, हमने उसका एडवर्टाइज कर दिया था, होर्डिंग्स लगा के, पोस्टर्स लगा के, सोशल मीडिया के थ्रू कि भाई गवर्नमेंट ने ये पोर्टल निकाला है, आप इस पे लॉगिन कीजिए और इस पे आप रजिस्टर्ड कीजिए। तो अब कितने लोगों ने किया वो डेटा मेरे पास नहीं आता, तो जिन्होंने भी किया होगा उस पे वो वैसे कि मुझे लगता है कि जॉब लग गया होगा। कैसा आपको ऑन द ग्राउंड कुछ फीडबैक है लोगों से इसके बारे में? अभी तो क्या दिल्ली में आप ये लगा लीजिए कि जो लोगों के कारोबार थे ना बिल्कुल ठप पड़ गए हैं,
चाहे वो रेस्टोरेंट हो, लोगों जहाँ पर लोग रेस्टोरेंट में काम करते थे, फूड इंडस्ट्री हो या कुछ भी हो XYZ, तो बहुत कम पे आ गया। तो मुझे नहीं लगता कि लोग अभी इस वक्त लोग परेशान है वाकई में। मैं से कह दूं कि नहीं लोग बहुत खुश हैं, तो लोग परेशान हैं। मेरे जैसा एरिया जहाँ पर लोग क्लस्टर में रहते हैं, लोग कहाँ मॉल्स में काम करते थे, कोई कहाँ करते था, वो सब काम बंद हो गए हैं, बिल्कुल कम हो गए हैं। तो लोगों को रोजगार तो गया है, अभी तो लोग सरवाइव कर रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं इस महामारी से निकल कर। सब नॉर्मल हो जाए तो सब पहले जैसी लाइफ हो जाए, लोगों के रोजगार दोबारा शुरू हो जाए, तो सब परेशान है। Hello, Vijay. This is Dr. Grewal. I have a question for. My question is nowadays because of COVID-19, आप चाहते हैं लोगों के बीच जो कट जो है जो गैदरिंग है थोड़ी होती है, लेकिन होती तो है। अगर आपके मैं देख रहा हूँ आम आदमी पार्टी के जितने भी अरविंद जी और ऑल अदर, आई हैव सीन के मैं ये इशू को 3-4 बार मैं मीटिंग में उठा सका हूँ कि मेरा मैसेज वहां तक पहुंचाए। मेरा कहना ये है कि आप इसको कोविड-19 को सीरियस ले रहे हैं, आपको पता है कितना डेथ हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा सियाना हूँ या हो, मेरा मानना है कि आपकी जब भी कोई इंटरव्यू या किसी भी लीडर की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें N95 मास्क का इस्तेमाल नहीं किया होता, सिर्फ वो ब्लू वाली जो है, दैट्स नॉट प्रोटेक्टिव। Could you answer me if you're doing that one, if you're using that one, it's a convenience or it's any kind of a culture or something? Because we should, because any leader at any level, they're more important than a normal person at home because you have some responsibility to lead the people. मेरा question this is fourth question last 2 months में, but I have not seen any kind of action. जो कि मेरे को बादल करता है, क्योंकि मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, तो मैं N95 मास्क के साथ भी ऑल प्रिकॉशन लेता हूँ। लेकिन जब भी मैं पिक्चर देखता हूँ अरविंद जी का या सारे की सबकी फोटो जो होती है उसके पास के लोगों पे N95 होती है जो पीछे खड़े होते हैं, लेकिन हमारे लीडरों के उसके लिए मेरे को आप, क्योंकि आप भी जाते हैं, पहले तो आप जवाब दीजिए। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट, that it can reach to the center, like where, because Arvind is very important for India. That's my. जी डॉक्टर साहब, आप इतना प्यार करते हैं, इतना केयर करते हैं, उसके लिए शुक्रिया, इतना ध्यान रखते हैं हम लोगों के लिए। मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगा। बाकी हम कोशिश करते हैं, कई बार कि हो जाता होगा, चूक हो जाता होगा, मगर मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूंगा कि भाई N95 का यूज करें। बाकी प्रिकॉशंस हम लेते हैं, पब्लिक इतनी हो जाती है तो फिर क्या यही करें? तो बात है, यही तो बात है। नहीं मास्क, डिफरेंस बिटवीन टू मास्क, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं चाहता हूं कि आप पहले कमिट कीजिए कि आप 95 मास्क लोगे, क्योंकि मेरी आपसे बेनती है कि अगर हम नहीं लेंगे तो लोग भी नहीं लेंगे, लीडर नहीं लेगा तो लोग उसको फॉलो करेंगे। तो मैं N95 की यूज कर रहा था, फिर बड़े अच्छे मास्क यहाँ पर आए कि वो वाले जो का भी मास्क होना चाहिए, फिर उसमें कोई कानून नहीं था कि N95 भी होना चाहिए, बस मास्क होना चाहिए। वो तो मास्क बिल्कुल आप प्यार करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं आगे से ध्यान रखूंगा और आगे मेरा नाम सर बंटी लांबा है फ्रॉम न्यूयॉर्क। डॉक्टर साहब हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप सर? मैं थोड़ा लेट आया हूँ पर मुझे कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा था कि मेरा एक क्वेश्चन तो नहीं है, एक मेरी ये एडवाइस है। एक तो पहले कि मैं आम आदमी पार्टी से ऑलमोस्ट लाल किले से जुड़ा हूँ जैसे शुरुआत हुई है। नंबर 2, हमारे पास हम जितने भी आपको मैसेजेस भेजते हैं, जितने भी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पहले तो फोन ही नहीं उठाते ना आप लोग, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोगों का एक बहुत बड़ी, सुनो पहले मेरी सुन ले आप, क्योंकि उसकी ये प्रॉब्लम है कि बाहर के मुल्कों से, ऑस्ट्रेलिया से, इधर से, मतलब जितने भी नाम कम है, क्योंकि शॉर्ट टाइम से मैं बात करूंगा, कि उनकी ये कंप्लेंट है कि जब हम कॉल करते हैं तो हमारे फोनों का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि ये जो बाहर के लोग बाहर रहते हैं ना। एक सेकंड, सो I didn't get your name. What is your name? Buddu Lamba. बंटी लांबा, गुरविंदर सिंह लांबा। Okay. आपका शुभ जो लेडी। हाँ जी सर। आप एक काम करें, हम मतलब क्वेश्चंस वगैरह जो है वो पूछ लेते हैं। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है, सुनो मेरा नहीं मैं कोई नहीं, ये क्वेश्चन है जी।
छोड़ो तो फोन नहीं उठते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एम लिविंग इन मुखर्जी नगर दिल्ली, मेरे घर का पानी का बिल कोई 20-25 हजार आया था आज से 2 साल पहले। मैंने मैसेजेस डाले, मेरा मीटर उड़ा हुआ था, मेरे फादर इज हैंडीकैप, आई लिव इन अमेरिका सिंस 20 years एंड मेरे फादर लिव इन दिल्ली इन मुखर्जी नगर। कोई मीटर वाला नहीं आया, 50,000 फोन किए, सुनो, कोई बिल माफ नहीं किया। यू हैव टू बी पे। चलो माफी की कोई बात नहीं हमारे लिए, लेकिन एक पेंशन सरकारी आदमी, चलो हम तो यहाँ से पैसे बेच के कर देते हैं, जो सरकार आदमी है जिसकी पेंशन 15 से 20-30 हजार है, वो कैसे इतने बिल भरेगा? और कोई माफ नहीं किया। नंबर 2, एक भी सरकारी जल बोर्ड से मैंने यहाँ से फोन किया, फिर हार के एक मिस्टर पुलकित गुप्ता जी हैं जो हमारी पार्टी के टॉप कार्यकर्ता है दिल्ली में भी और यहाँ पर भी थे, ही नोज वेरी वेल फॉर अस, और सारी टीम हमें जानती है दूसरे को। उन्होंने कंप्लेंट डाली और कंप्लेंट के बाद एक कार्यकर्ता जो कि राइट हैंड है अरविंद केजरीवाल का, उसकी भी नहीं सुनी गई। आप ये बताओ आम जनता की आप कैसे सुनोगे? लांबा जी मैं बोलूं? बोले सर, बोले। देखो पहला तो ये कि मानसी जी बताएंगे, इन्होंने भी मुझे कांटेक्ट किया और बिल्कुल इजीली मैं इनसे कांटेक्ट होकर, और आज हम कॉन्फ्रेंस में सारे के सारे लोग। तो ये है कि अगर आपको कोई इशू था, कई बार क्या होता है ना, कोई लीडर आप फोन करें वो बिजी होगा तो कॉल बैक कर लेगा। तो मेरा आपका मुखर्जी नगर का एरिया नहीं आता, मुखर्जी नगर में अभी मैं आपकी बात तो कर रहा हूँ, वहाँ पर है जी जी संजीव कोई नहीं। मैं लांबा जी क्या है कई बार ऐसे इशू हमारे इधर भी आते हैं। गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी 2015-16 में कि जिनके भी पुराने पानी के बिल पेंडिंग है, ठीक है, और तो वो एक अपने घर में मीटर लगवा लें, अपना बिल जाके एक एप्लीकेशन के साथ जल बोर्ड में जमा करा के, और जो स्कीम का वेव ऑफ हो सकता वो दे देगी। कैटेगरी थी, अनऑथराइज कॉलोनी है तो 100%, A क्लास कॉलोनी है तो 20 या 25%, इस तरह से कैटेगरी थी। तो उसमें कंज्यूमर को ही लगाना था, इसमें पार्टी का वॉलंटियर क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, ऑफिसर क्या करेगा? इसमें हमें ही करना था कि अपने घर में मीटर लगा के एप्लीकेशन वहाँ रिसीव कराते, वो ऑटोमेटिकली होकर आया था। अब दोबारा वो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली हुई है, अभी सितंबर तक है, नेक्स्ट मंथ तक। उसमें गवर्नमेंट ने क्या करा कि जिनके घरों में मीटर लगा हुआ है तो उसे ये बिल में ही वेव ऑफ करके भेज दिया पुराना बिल कि भाई टोटल बिल है आपका ये 50,000 और पेबल अमाउंट टू अवेल दिस स्कीम 20,000। तो अगर आप पे कर देते तो 20,000, नहीं करते तो 50,000 दोबारा खड़ा है। तो ये गवर्नमेंट ने कर दिया ना, जिसके घर में पानी का कनेक्शन नहीं लगा, मीटर नहीं लगा, उसके लिए तो एफर्ट खुद आदमी को करने पड़ेंगे। आपको फिर भी कोई मदद चाहिए हो, आपने मुझे कर देना, मैं वहाँ का हैंडीकैप कहाँ जाएगा सर उसके लिए। बिल्कुल आप जी बिल्कुल आपकी बात है सर। अब जैसे आज आपने कहा, मुझे आप आगे के लिए कोई इशू हो मुझे भेज देना डायरेक्टली, मैं करवा दूँ। ठीक है सर, ठीक है। आगे के लिए तो आगे देखेंगे। तो प्रकाश जी, ये जैसे इश्यू हो गया मीटर का, जैसे आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी कि एवरीवन शुड खुद का मीटर खुद लगाए, इसमें कुछ डोरस्टेप डिलीवरी का कुछ ऐसा मतलब मॉडल नहीं बन सकता था, या फिर आगे जाके बन सकता है? नहीं, इसमें तो देखो अपने हिंदुस्तान के लोगों की खासियत यही है कि एक दूसरे की मदद बहुत करते हैं। अगर ऐसा कोई इशू था और इन्होंने किसे कांटेक्ट किया मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है कि फीडबैक मैकेनिज्म ऑन द ग्राउंड शायद और हमें बेहतर बनाना होगा, बिकॉज लोगों की तकलीफ और होती है कुछ तो फिर मतलब वो सब पहुंच नहीं पा रही है सारे लीडर्स के पास, तो वो एक डेफिनेटली उस पर काम करना पड़ेगा पार्टी को। नहीं वो बिल्कुल करना पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं कि हेलो हाँ सुन रहे हैं। मानसी जी आप होस्ट कर रहे हैं, विद्या जी नहीं है? नहीं मैं होस्ट कर रही हूँ, मैं मॉडरेट कर रही हूँ। सॉरी यार, वो मैं विजय जी नहीं है, पहले तो विजय करती थी होस्ट, तो आज मैं मॉडरेट कर रही हूँ आज का कॉल। ओके ठीक है। तो मेरा एक मैं 1T जी के कमेंट पे एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि हो सकता है कहीं वंस इन वाइल ऐसा केस हो, लेकिन लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मोर देन 55% they happy with the work they are doing. I mean, I know that it's hard, किसी को प्रॉब्लम आ जाती है तो इसमें एक आदमी का, लेकिन वो कह रहे हैं कि फ्यूचर के लिए हम we can do in the future, nothing we can do go back and fix that problem.
हम सपोर्ट करते हैं, इसीलिए सपोर्ट करते हैं कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम करती है। तो मेरे हिसाब से जो भी नेगेटिव हैं, हाँ, उसको अगर तो नहीं होता तो उसको वी कैन अप्रोच पर्सनली, पर ये ऐसे नहीं कि लोगों को नुकसान जी की बात है। तो लोगों ने इसीलिए इलेक्ट किया है 62 सीट कि लोगों को एक्सेसिबल और उसके काम हो रहे थे। मैं उसको बंटी जी से डिसएग्री नहीं करता कि उसको पेन नहीं हुई, लेकिन हो सकता है, बट दिस इज नॉट अ जनरल परसेप्शन। व्हेन वी ट्राई टू रीच आम आदमी पार्टी इन न्यू दिल्ली, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पंजाब में जो बखेड़ा खड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा बखेड़ा खड़ा हुआ था जब खैरा ने पार्टी को दो फाड़ कर दिया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बात यहाँ से सुनी गई थी और उन्होंने डिसीजन भी लिया और पंजाब आम आदमी पार्टी को फायदा भी हुआ। लेकिन ये नहीं कि वो एक्सेसिबल नहीं है। हो सकता है कि आपको बैड एक्सपीरियंस हो, इसलिए हम जैसे कई बार हो जाता है, करने चाहते कोई बात हाँ जी, ऐसे हो जाता है। लेकिन कई बार हो जाता है, फील प्राउड, कभी कई बार हो जाता है। बाकी ये उनका पेन भी ठीक है, क्या करें। Okay. Do we have any more questions? Prashant, you had a question? Yes, one question from my side. तो ये है कि मतलब आपने कहा कि आपके एरिया में ये लेक रिजुविनेशन प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं था। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, पर लार्ज स्केल रेन वाटर कैप्चर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये तो हो सकता है ना? मतलब जैसे रेसिडेंशियल कॉलोनीज का रेन वाटर आप एक ट्यूबवेल टाइप के एक स्ट्रक्चर से आप नीचे पहुंचाए, ये चीज हो सकता है। इससे शायद पानी का अक्यूमुलेशन भी कम हो सकता है और फिर साथ ही साथ वाटर, ग्राउंड वाटर भी बढ़ सकता है। बिल्कुल। इस बार क्या ना कि मेरे माइंड में था कि भाई जो वाटर है, रेन वाटर जो होता है वो सड़कों पे निकल जाता है, बाकी जमीन में तो जा ही नहीं रहा, तो वाटर लेवल भी और डीप हो रहा है जी। तो इस बार यही प्लानिंग थी कि गवर्नमेंट बनने के बाद ये अलग काम पे काम करेंगे, मगर उसके बाद क्या है, आपने देखा दंगे हो गए, फिर कोविड, लॉकडाउन, और अब सरकार के पास बजट खत्म है। तो जैसे ही सरकार नेक्स्ट बजट लाएगी तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे मैं जगह जगह पे ये काम कराऊंगा, और जितने मेरे पुराने ट्यूबवेल्स जो डेड हो गए उसी पे काम करेंगे, वहाँ चैम्बर बन के कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पर हो जाए। बाकी मेरा एक एरिया है सैनिक फॉर्म, वहाँ के आरडब्ल्यू में लोग बड़े एक्टिव हैं, वो कर रहे हैं, उन्होंने काफी जगह कर दिए हैं। कभी मुझे किसी एनजीओ के थ्रू बता भी रहे थे, रोटरी क्लब के थ्रू, कि ऐसे आपके इधर कर देते हैं। मैंने बिल्कुल अच्छा रहेगा, तो उस पर काम कर रहा हूँ मैं, ये कराऊंगा। तो मैं शुक्रिया जी। आपने बजट का जिक्र किया, तो मतलब आजकल जब से लॉकडाउन खुला है और 2 महीने हो गए लॉकडाउन खुल के, तो मतलब अभी टैक्स कलेक्शन कैसी आ रही है कंपेयर टू, मतलब नॉर्मली इस साल जैसी आई थी उसके कंपैरिजन में कितना परसेंटेज आया है अभी टैक्स? एग्जैक्टली है ना, परसेंटेज तो मुझे नहीं पता, मगर एक ही पहले से बहुत कम है। तो एक मेरे फ्रेंड है, वो असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स है, तो कल उनसे भी बात हो रही, तो मैं वो डेटा भूल गया, तो वो भी बता रहे कि नहीं पहले से बहुत कम हो गया, जिससे आना जिससे आ ही नहीं रहा। तो हम जैसी क्योंकि जो सरकार के पास है वो सैलरी में और ये हेल्थ केयर जो सर्विसेज है उनमें जा रहा है पैसा, कोविड जितने भी है, तो सरकार पे पैसे नहीं है। I have the question for Sainik Vihar. Okay, who is this? Banti Lamba. Yeah, sure, Banti, please go ahead. भैया ऐसा है कि सैनिक विहार की जो कॉलोनी है ये अभी पक्की हुई है कि नहीं? ये मालवीय नगर एरिया जो भी है, इस एरिया में जो कॉलोनी है, जो आपने वादा किया था पक्की कॉलोनी करेंगे, क्या ये कॉलोनी पक्की हो रही है कि नहीं? सैनिक फॉर्म का अभी पक्का नहीं हुआ है। इस पे यहाँ के आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हरदीप सिंह बल्ला जी, तो वो भी गए थे, हरदीप सिंह पुरी जी से मिले थे, मंत्री जी से भी, तो अभी नहीं हुआ। बाकी जो अनऑथराइज जो कॉलोनी थी उसे सरकार ने कर दी, 1795 कॉलोनी थी, उसमें से 1600 कुछ कर दी है, कुछ रह गया। आने वाले टाइम में मुझे लगता है सैनिक फॉर्म भी हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। ग्रेट, चलो, थैंक यू। I have a suggestion that कि आम आदमी पार्टी को ग्रीवियंस का पोर्टल बनाना चाहिए, जिसपे जो लोग ऑनलाइन भी नहीं जा सकते, जैसे जिनको यूज करना नहीं आता वेब, वो खाली फोन करके अपना ग्रीवियंस वहाँ पे सबमिट कर सके और उसको हर कोई देख सके, दिल्ली वाला या दिल्ली से बाहर वाला। This is Manish, right?
Yeah, Manish. ओके 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 ऑल राइट। प्रकाश जी थैंक यू सो मच, आपने रात को हमारे साथ बात करने का मतलब इतना टाइम निकाला। वन लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, मतलब आप और आपकी वाइफ दोनों पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, कैसे मैनेज होता है आपका घर का और मतलब बाहर का काम वगैरह? मैनेज तो हो जाता। अब क्या है कि बस जो सबसे बड़ी दिक्कत थी पब्लिक के लिए कि हमें परमिशन की दिक्कत थी, वो परमिशन की दिक्कत नहीं आती। बाकी घर में तो ये ना कि पॉलिटिक्स में 2 लोग हैं तो दिक्कत रहती है थोड़ी बहुत, वो नौकरी तो सबका रहता है ना, हस्बैंड वाइफ का हमसे भी। तो ये ठीक है, अब चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। तो बाकी मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने सबके साथ मुझे कनेक्ट किया, उसके लिए शुक्रिया। और सभी जितने भी NRI वॉलंटियर उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोलिएगा। तो जरूर पहले इलेक्शन में मुझे थोड़ा हेल्प नहीं करती तो शायद बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें हो सकती थी, मगर आदमी थैंकलेस नहीं होना चाहिए आदमी को, मुझे आज भी याद है और रहना भी चाहिए। आप लोगों ने बड़ी मदद करी, मेरे लिए कॉलिंग करी वहाँ से बैठ के, और जितनी मदद आप कर सकते थे आप लोगों ने की। तो थैंक यू जी, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। आपने आज ये शो रखा उसके लिए शुक्रिया। सबके विचारों का आदान प्रदान हुआ, तो बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।